नर्सिंग एट्रियम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने पैथोफिजियोलॉजी का यूनिट 2 पढ़ना है, जो कि हमारे पास क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कि हम इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, और इससे पहले हमने यूनिट 1 कवर किया है। हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम से पहले ये सारे लेक्चर्स हम कवर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव से। नंबर 1, पहले तो हम इन्फ्लेमेशन को डिफाइन करेंगे, उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नंबर 2, डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एन इन्फेक्शन इन्फेक्शियस डिजीज। कि इन्फेक्शियस डिजीज का हम क्या पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके जो डिफरेंट स्टेजेस है ना वो पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के। ठीक है, और लिस्ट द सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम पढ़ेंगे इन्फेक्शियस डिजीज के, और पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे, जो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होते हैं जिसकी वजह से हमें 5 कार्डिनल साइंस देखने को मिलते हैं इन्फ्लेमेशन के, वो पढ़ेंगे। और हीमोडायनामिक एंड सेलुलर फेज का हम उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और साथ में क्रोनिक और एक्यूट इन्फ्लेमेशन को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो चलिए इन्फ्लेमेशन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है? इन्फ्लेमेशन इज द रिएक्शन ऑफ लिविंग टिश्यू टू ऑल फॉर्म्स ऑफ इंजरी। सिंपल वर्ड्स में डिफिनीशन करी जाए तो वो यही है कि किसी भी टाइप की इंजरी हो, ठीक है, आप बैक्टीरिया की वजह से हो, वायरस की वजह से हो, किसी भी टाइप की इंजरी हो, उसके खिलाफ जो रिएक्शन लिविंग टिश्यू शो करता है इंजरी के खिलाफ, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, वो क्या कहलाता है? वो इन्फ्लेमेशन कहलाता है। इन्फ्लेमेशन क्या है? अ प्रोसेस बाय विच योर बॉडीज वाइट ब्लड सेल्स एंड द थिंग्स दे मेक प्रोटेक्ट यू from injury or infection from outside invaders such as bacteria and viruses। इन्फ्लेमेशन क्या है? वो प्रोसेस है जिसकी वजह से बॉडी क्या करता है, वो प्रोसेस है जिसमें बॉडी वाइट ब्लड सेल्स बनाता है और ऐसी चीज़ें रिलीज करता है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है। किस चीज़ से प्रोटेक्शन? बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी टाइप ऑफ इन्वेडर या पैथोजन से। ठीक है, इन्फ्लेमेशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ योर बॉडीज रिस्पॉन्स। ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो वो किसी भी टाइप ऑफ इंजरी के खिलाफ शो करता है। ठीक है, किसी भी इंजरी, किसी भी जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस के खिलाफ जो रिस्पॉन्स शो करता है वो इन्फ्लेमेशन है, और ये नॉर्मल पार्ट है आपके बॉडी का, नॉर्मल रिस्पॉन्स है। ठीक है, इट प्रोमोट्स हीलिंग, ये हीलिंग को प्रोमोट करता है, एंड हेल्प्स यू फील बेटर। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं जो हमें बार बार स्लाइड्स के दौरान देखने को मिलेगी। तो बैक्टीरीमिया, ठीक है, बैक्टीरीमिया का मतलब ये है कि ईमिया बोलते हैं ब्लड को, और बैक्टीरिया से निकले तो बैक्टीरीमिया, बैक्टीरिया इन ब्लड, तो बैक्टीरिया सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम इज कॉल्ड बैक्टीरीमिया। कॉलोनाइजेशन, अगर बैक्टीरिया वगैरह या कोई भी पैथोजन कॉलोनीज बनाते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कॉलोनाइजेशन। ठीक है, डिजीज, जब आपका बॉडी फंक्शन एम्पेयर हो जाए तो वो क्या कहलाता है? वो डिजीज कहलाता है। ठीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, कि उसका इम्यून सिस्टम जो है वो कम्प्रोमाइज हो चुका है, वो वीक हो चुका है, डिफेक्ट आ गया उसमें, तो वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, उसके लिए टर्म यूज होगा। इन अपेरेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इन अपेरेंट का मतलब जाहिर, नाम से ही जाहिर है कि इन्फेक्शन जो है वो अपेरेंट नहीं होगा, मतलब उसके कोई ऑब्वियस वाज़ेह साइन सिम्टम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज़ यानी कोई भी इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या वायरस वगैरह हो, वो डिजीज़ काज करे तो उसको क्या, कौन सा डिजीज़ बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज़ बोलेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी है, लेटेंट इन्फेक्शन। लेटेंट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म तो मौजूद होगा, प्रेजेंट होगा बॉडी में, लेकिन अभी वो फिलहाल एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि बॉडी का इम्यून रिस्पांस इतना ज़्यादा हो कि ऑर्गेनिज्म को या वायरस या बैक्टीरिया को काम करने नहीं दे रहा हो, डिजीज़ प्रोड्यूस करने, इन्फेक्शन करने नहीं दे रहा हो, तो उस फेज को फिर लेटेंट इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, नाम से जाहिर है कि अपॉर्चुनिटी को देखेंगे, जैसे ही इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होगा, ये डायरेक्ट हमलावर होंगे। ठीक है, पैरासाइट, पैरासाइट मतलब ऑर्गेनिज्म डेट बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, जो बाकी ऑर्गेनिज्म से अपने लिए फायदा लेता हो वो पैरासाइट कहलाते हैं। ठीक है, पैथोजन, एनी डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? पैथोजन कहलाएगा। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक मतलब कि उसके उसके पास पैथोजन के पास एबिलिटी हो कि वो इन्फेक्शन काज करें। ठीक है, प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा है? इन्फेक्शन इज इन अ प्रीवियसली हेल्थी पर्सन, कि किसी हेल्थी पर्सन में इन्फेक्शन काज हो तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, कोई हेल्थी पर्सन था, उसका इम्यून सिस्टम भी ठीक था, वो हेल्थी था, उसको ऑलरेडी कोई डिजीज वगैरह नहीं थी, ठीक है, तो उसको जो इन्फेक्शन होगा वो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाएगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है एन एडिशनल इन्फेक्शन डेट आकर एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी,
कि प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से एडिशनल एक और भी उसको इन्फेक्शन हो जाए तो उसको फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन बोलेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, एग्जांपल से समझिए कि प्राइमरी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल आपको फ्लू हो गया, कोल्ड, ठीक है, वो कोई किस वजह से हुआ, कोल्ड वायरस की वजह से, ठीक है, कोल्ड वायरस की वजह से आपको फ्लू हो गया। अब कोल्ड वायरस की वजह से आपने देखा होगा कि जब फ्लू होता है या कोल्ड वायरस की वजह से फ्लू होता है ना, तो उसमें डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। वायरस ने अटैक किया है और डॉक्टर एंटीबायोटिक दे रहा है। एंटीबायोटिक क्यों दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि वायरस की वजह से फिर क्या हो जाता है कि आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है और वो जो इन्वायरमेंट है वो मोर ससेप्टेबल हो जाता है, वो अच्छा इन्वायरमेंट बन जाता है बैक्टीरिया के लिए भी, ठीक है। पहले वो बैक्टीरिया के लिए नहीं था, लेकिन चूंकि वायरस आ गया है, उसने फ्लू काज किया है, इन्वायरमेंट अच्छा हो गया, बैक्टीरिया के लिए भी इम्यूनिटी थोड़ी सी डाउन हो गई है, तो इस वजह से अब उसको बैक्टीरिया के लिए भी चांसेस, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के चांसेस भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर इस केस में फिर बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है तो बैक्टीरिया वाला जो इन्फेक्शन होगा वो फिर सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, और ऑलरेडी किस वजह से हुआ था, कोल्ड वायरस ने अटैक किया था, उसने फ्लू काज करा था, तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन था, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह फर्क कर सकते हो कि प्राइमरी इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन में होता है, और जब हेल्दी पर्सन में प्राइमरी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से फिर उसको बाकी इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस होते हैं, तो वो सारे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। सेप्टिसीमिया मतलब कि सेप्टिसीमिया का क्या मतलब है कि एक्यूट इलनेस काज बाय इन्फेक्शन एजेंट्स आर देयर प्रोडक्ट सर्कुलेटिंग इन द, वो बीमारी सेप्टिसीमिया, उस केस में टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है कि जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट या उनका कोई प्रोडक्ट क्या हो जाए, ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए सेप्टिसीमिया वर्ड यूज़ करते हैं, और इसकी वजह से फिर अगर शॉक होती है तो सेप्टिक शॉक बोलते हैं उसको। सिस्टमिक इन्फेक्शन क्या है कि वाइट्स एक जगह पे नहीं हो, ठीक है, पूरे ब्लड और लिम्फ हर जगह में फैल जाए तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शन होगा। टॉक्सीमिया क्या होगा कि टॉक्सिन, अगर ब्लड में कोई टॉक्सिन होगा तो उसको टॉक्सीमिया बोलेंगे। वायरीमिया, वायरस होगा ब्लड में तो उसको वायरीमिया बोलेंगे, ठीक है। वायरुलेंस डिटरमिन्स एट्रीब्यूट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस डेट प्रोमोट पैथोजेनेसिटी। वायरुलेंस डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या वायरस जो पैथोजेनेसिटी को प्रमोट करता है ना, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है, वायरुलेंस डिटरमिनेंट्स, ठीक है। पर्पस ऑफ इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन का पर्पस क्या है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती क्यों है, ये रिस्पांस क्यों शो करती है, जो हमारे लिविंग टिश्यूज है वो इन्फ्लेमेशन वाला रिस्पांस क्यों शो करती है अगेंस्ट इंजरी। तो इसका पर्पस क्या है, इन्फ्लेमेशन अ रिस्पांस ट्रिगर्ड बाय डैमेज टू लिविंग टिश्यू। इन्फ्लेमेशन क्या है, वो रिस्पांस है जो लिविंग टिश्यू से ट्रिगर होता है, ठीक है, और ये तब ट्रिगर होता है जब उसको डैमेज हो, ठीक है। द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस इज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये क्या है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ये नॉर्मल रिस्पांस है, ये हमारा डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। दैट इवॉल्व इन हायर ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट देम, फ्रॉम इन्फेक्शन एंड इंजरी, ताकि ये वो रिस्पांस है जो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारे ह्यूमंस में, एनिमल्स में, उनमें क्या हुआ है, डेवलप हुआ है, ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, इन्फेक्शन और इंजरी से। इसका पर्पस क्या है, इट्स पर्पस इज टू लोकलाइज एंड एलिमिनेट द इंजरी। इसका पर्पस ये है कि जो इंजरी हुई है, इन्फेक्शन हुई है, उसको वहाँ पे ही रहने दे और जगह पे फैलने ना दे, बॉडी में और जगह पे फैलने ना दे, और उसको ख़त्म करें, ठीक है। यही इसका काम है, इसका पर्पस यही है कि जो एजेंट आया है बाहर से, जर्म्स आया है, कोई भी इंजूरियस एजेंट आया है, उसको ख़त्म करें और उसको एक जगह पे ही रोके रखे, दूसरी जगह पे स्प्रेड ना होने दें। और इसके अलावा जो इंजरी के दौरान जो टिश्यूज डैमेज हुए थे उनको क्या करें, रिमूव करें, ठीक है, सो डेट द बॉडी कैन बिगिन टू हील, ताकि बॉडी की हीलिंग क्या हो, स्टार्ट हो, ठीक है, बॉडी वापस अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाए। द रिस्पांस कंसिस्ट ऑफ चेंजेस इन द ब्लड फ्लो। अब इसमें ये जो रिस्पांस शो करता है बॉडी या इन्फ्लेमेशन में, कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। एक तो ये कि इसमें ब्लड फ्लो में चेंज आ जाता है, ठीक है, एन इंक्रीज इन परमेबिलिटी, और परमेबिलिटी में इंक्रीज आ जाता है, ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, वहाँ से फ्लूइड्स निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको इजाज़तनामा मिल जाता है, फ्लूइड्स निकलना शुरू हो जाते हैं। एंड द माइग्रेशन ऑफ फ्लूइड की माइग्रेशन होती है, प्रोटीन्स भी बाहर निकलते हैं और वाइट ब्लड सेल्स भी बाहर निकलते हैं, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइड ऑफ टिश्यू, ये कहाँ से, ये सर्कुलेशन से, यानी ब्लड स्ट्रीम से निकलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन से निकलेंगे और वहाँ पे जाएंगे जहाँ पे टिश्यू को डैमेज पहुँचाए, ठीक है। एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस डेट लास्ट ओनली अ फ्यू डेज। अब वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस जो कुछ घंटों या दिनों के लिए हो ना, तो उसको फिर एक्यूट इन्फ्लेमेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्यूट। और अगर उससे भी ज़्यादा मतलब महीनों के लिहाज से हो, सालों के लिहाज से हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हो, तो फिर उसको लिए
क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वर्ड यूज करेंगे। क्या? क्रोनिक। तो क्रोनिक इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, एक्यूट इज फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। इसका हम आगे भी डिफरेंस पढ़ लेंगे। although acute inflammation is usually beneficial, कि acute inflammation जो है ना वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है, लेकिन इट often causes unpleasant sensation, इसकी वजह से हमें अनप्लीजेंट सेंसेशंस देखने को मिल सकती है, जैसे कि मतलब पेन हमें महसूस होता है, एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमें पेन महसूस होता है, या गले में दर्द महसूस हो रहा होता है, ठीक है, सोर थ्रोट महसूस हो रहा होता है, और इचिंग सी महसूस हो रही होती है, ठीक है, जैसे किसी इंसेक्ट ने ना बाइट किया हो, उस तरह की एचिंग महसूस होती है। डिस्कम्फर्ट इज यूजुअली टेम्प्रेरी, इसका इस केस में यानी एक्यूट इन्फ्लेमेशन में जो डिस्कम्फर्ट होता है, जो बेसकूनी होती है, दर्द वगैरह होता है, वो टेम्प्रेरी होता है, मतलब वो शॉर्ट टाइम, कुछ घंटों कुछ दिनों के लिए होता है, ठीक है, और फिर वापस से जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस अपना काम ख़त्म कर लेता है तो वापस से वो सारे जो पेन फील हो रहा था या इचिंग वगैरह फील हो रही होती है वो सारे वापस ख़त्म हो जाते हैं। बट लेकिन इन सम इंस्टेंसेस इन्फ्लेमेशन कैन काज हार्म, इन हाल तो हमने पढ़ा कि इन्फ्लेमेशन हमारे लिए एडवांटेज वाली चीज़ है, ठीक है, ये रिस्पांस जो है हाई ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुआ है और ये हमारे लिए एडवांटेज है, ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है हमारे लिए, हमें बचाती है इंजरी और इन्फेक्शन से। लेकिन कुछ केसेस में इन्फ्लेमेशन जो है वो हमें हार्म यानी नुकसान भी पहुंचा सकता है, जैसे कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन कैन आकर व्हेन द रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ द इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस आर डिफेक्टिव, or the ability to clear damaged tissue and foreign substances is impaired, कि अगर जो वो मैकेनिज्म, वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल में रखती है, ठीक है, कि कंट्रोल रिस्पांस बॉडी शो करे अगेंस्ट इंजरी, तो अगर वो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो इसको कंट्रोल कर रहे थे, जो हमारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, अगर उनमें डिफेक्ट आ जाए, ठीक है, उनमें कोई कमी आ जाए, वो ख़राब हो जाए, वो मैकेनिज्म जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे थे, तो फिर उस वजह से फिर हमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, जो हमारे टिश्यूज़ है ना वो ख़त्म होने, उनकी डिस्ट्रक्शन, उनकी डेथ हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है, तो उस केस में फिर ये ख़तरनाक है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। इन अदर केसेस एन अप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पांस में गिव राइज टू अ प्रोलॉन्ग एंड डैमेज इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, कुछ केसेस ऐसे भी है जिसमें अगर हम देखें तो हमारा जो इम्यून रिस्पांस है ना वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को लेके चलता है, ठीक है, और वो डैमेजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस होता है, वो अच्छा नहीं होता, वो डैमेज पहुंचा रहा होता है हमारी पूरी बॉडी के टिश्यूज को, फिर क्या कर रहा होता है, वो डैमेज पहुंचा रहा होता है, ठीक है, तो उस केस में अच्छा नहीं होता। तो ऊपर हमने एडवांटेज पढ़ लिया कि ये अच्छा है और इसमें हमें कुछ दिनों के लिए पेन वगैरह या एचिंग वगैरह महसूस हो सकती है, लेकिन वो टेम्प्रेरी होते हैं, वो वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं फिर, ठीक है, और हमारा जो लिविंग टिश्यू है वो भी नार्मल कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन हमने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा कि अगर ये इसके जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, जो वो मैकेनिज्म जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल कर रहे थे, अगर उनमें फॉल्ट आ जाए, वो डिफेक्ट हो, वो इम्पेयर्ड हो जाए, तो फिर हमें टिश्यू की डिस्ट्रक्शन, जो हमारे अपने टिश्यूज हैं उनकी डिस्ट्रक्शन देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये प्रोसेस प्रोटेक्टिव भी है लेकिन कुछ केसेस में नुकसान भी पहुंचा सकता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स और भी हैं कि कौन से रिस्पांस हमें देखने को मिल सकते हैं जब इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस, डैमेजिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस हो या बहुत ज़्यादा हो, तो उसमें हमें एलर्जी देखने को मिल सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, और इन विच एनवायरमेंटल एजेंट सच एज पोलन, जैसे कि पोलन वगैरह में क्या होता है कि वो अगर पोलन से एलर्जी हो जाती है ना तो फिर पोलन के खिलाफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में तो इन्फ्लेमेशन नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को वो रिएक्शन एलर्जी डेवलप कर लेते हैं ना तो फिर उनको फिर बहुत इशू होता है, इस वजह से उनको इन्फ्लेमेशन होती है फिर। और काजेज़, अब इस वजह से इन्फ्लेमेशन होता है तो डिफरेंट काजेज़ हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है, एक तो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, दूसरा फिजिकल एजेंट्स हो, कोई बैक्टीरिया हो, वायरस हो, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, केमिकल्स की वजह से भी, और इनअप्रोप्रिएट इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस, के कोई इम्यून रिस्पांस वो इनअप्रोप्रिएट है, वो ठीक नहीं है, वो फॉल्टी है, तो उसकी वजह से भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकता है, या अगर टिश्यू डेथ हो तो उसमें भी हमें इन्फ्लेमेशन रिस्पांस देखने को मिलता है। तो ये फैक्टर्स हैं, इन फैक्टर्स के अगर ये फैक्टर्स मौजूद हो तो फिर हमें इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस देखने को मिलता है। इसके अलावा इन्फेक्शियस एजेंट्स सच एज वायरसेस, के वायरस हो, बैक्टीरिया हो, और सम ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टिमुलाई ऑफ इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, वायरस और बैक्टीरिया की वजह से ज़्यादातर हमें बैक्टीरिया और वायरस की वजह से ही इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
फिजिकल ट्रॉमास यानी फिजिकल एजेंट्स में फिजिकल ट्रॉमास भी आ जाते हैं कि एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या फिजिकल ट्रॉमा हो, कट वगैरह लग जाए, तो उस कैसे भी हमें इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। वायरसेस गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन बाय एंटरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग सेल्स ऑफ द बॉडी। वायरस क्या करते हैं? वायरस गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन, वो इन्फ्लेमेशन को स्टार्ट करवाते हैं बाय एंटरिंग एंड डिस्ट्रॉइंग सेल ऑफ द बॉडी। जब इन्फ्लेमेशन इसलिए स्टार्ट होता है वायरस जब आता है, क्योंकि वायरस क्या करता है, एंटर हो जाता है ना और हमारे सेल की डिस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लेते हैं, तो उस केस में फिर इन्फ्लेमेशन उसके खिलाफ शो होता है। और बैक्टीरिया भी कुछ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, एंडोटॉक्सिन्स। कुछ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, कुछ एंडोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो केमिकल रिलीज कर रही हैं, जो टॉक्सिन्स रिलीज कर रही हैं, इसके खिलाफ भी बॉडी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिकल ट्रॉमा या बर्न्स हो गए, जल गया बॉडी का कोई पार्ट, या रेडिएशंस की वजह से जो खतरनाक रेडिएशंस या रेज हैं, या फ्रॉस्ट बाइट कैन डैमेज टिश्यूज एंड आल्सो ब्रिंग अबाउट इन्फ्लेमेशन। ये भी टिश्यूज को डैमेज कर सकते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिस्पांस को इनिशिएट करते हैं। सही है। और कोई कोरेसिव केमिकल्स हो, एसिड्स हो, अल्कलीज हो या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये भी इन्फ्लेमेशन को रिस्पांस को इनिशिएट कराते हैं बॉडी में। ठीक है। अब प्राइमरी पैथोजन क्या है? प्राइमरी पैथोजन ये है कि ये cause disease as a result of their presence or activity within the normal healthy host। ठीक है, कि प्राइमरी पैथोजन किस में डिजीज काज कराता है? प्राइमरी पैथोजन मेनली जो अपनी एक्टिविटीज कराता है या डिजीज काज कराता है, वो नॉर्मल हेल्थी पर्सन में काज कराता है। ठीक है, नॉर्मल और हेल्दी पर्सन में काज कराता है। ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में आपको प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस थोड़ा सा बताया था कि प्राइमरी किस में काज कराता है, जो हेल्दी होस्ट होता है, जो बिल्कुल ठीक होता है, उसमें अगर डिजीज या इन्फेक्शन काज हो तो उसको फिर प्राइमरी पैथोजन बोलेंगे। ठीक है, या प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। अगर इन्फेक्शन काज करेगा तो फिर प्राइमरी इन्फेक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो प्राइमरी पैथोजन होता है, भले ही वायरस हो या बैक्टीरिया हो, ये अपनी इंट्रिंसिक वायरुलेंस, इसके पास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, इसके पास एबिलिटी होती है कि किसी भी इसमें वायरुलेंस इतनी ज़्यादा होती है कि कोई भी हेल्दी पर्सन हो, भले ही वो कितना हेल्दी हो, लेकिन ये अपने वायरुलेंस, सही है, जो इसकी जो सिविरिटी है डिजीज को काज करने की, वो इतनी ज़्यादा होती है, शदीद होती है कि हेल्दी पर्सन में भी आराम से डिजीज काज कर लेता है ये। ठीक है, ये क्यों करते हैं? क्योंकि ये इसके जो रिप्रोडक्शन है और स्प्रेडिंग है और अपना नंबर और अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, तभी ये इन्फेक्ट करता है होस्ट को, और होस्ट को डिजीज़ काज कराता है और ख़ुद उसमें रिप्रोड्यूस होता है और स्प्रेड होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेसेसरी होता है किसके लिए? अब देयर नीड टू रिप्रोड्यूस एंड स्प्रेड, उसकी रिप्रोडक्शन के लिए और स्प्रेड के लिए। ठीक है, ताकि ये पैथोजन रिप्रोड्यूस करे और बढ़े पहले। मेनी ऑफ द मोस्ट कॉमन प्राइमरी पैथोजन्स ऑफ ह्यूमंस ओनली इन्फेक्ट ह्यूमंस। जो ज़्यादातर हमारे पास प्राइमरी पैथोजन्स है ना ऑफ ह्यूमंस, वो जो ह्यूमंस के प्राइमरी पैथोजन्स है हमारे पास, वायरस या बैक्टीरिया, तो वो सिर्फ ह्यूमंस को ही इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, हाउएवर मेनी सीरियस डिजीजेज, लेकिन कुछ सीरियस डिजीजेज ऐसी हैं कि आर काज्ड बाय ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, के वो एनवायरनमेंट से एक्वायर्ड करता है और जो नॉन ह्यूमन होस्ट है उनको भी इन्फेक्ट करता है। ठीक है, प्राइमरी पैथोजन समरी ये है कि ये हेल्दी होस्ट को डिजीज काज कराता है। क्यों? क्योंकि इसकी सिविरिटी ऑफ द काजिंग डिजीज वो ज्यादा होती है। और वो क्यों कराता है? ये ताकि ये रिप्रोड्यूस करे और स्प्रेड हो। ठीक है, अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन, अब ये कौन सा पैथोजन है? ये कौन सा वो इन्फेक्शियस पार्टिकल है? कौन सा पैथोजन है या इन्फेक्शियस एजेंट है? ठीक है, तो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन वो है कि ये नाम से जाहिर है कि अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन क्या करता है, कैन काज एन इन्फेक्शियस डिजीज, ये इन्फेक्शियस डिजीज काज कराता है इन अ होस्ट विद डिप्रेस रेजिस्टेंस या इम्यूनो डिफिशियंसी जिसको हम बोलते हैं, और इफ यू हैव अनयूजुअल एक्सेस टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। के अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन नाम से जाहिर है कि ये अपॉर्चुनिटी, मौका ढूंढता है। ये पैथोजन जो है, भले ही बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंजाई हो या पैरासाइट हो, ये मौका ढूंढता है कि जैसे ही बॉडी का जो दिफाई निज़ाम है, कि बॉडी की जो आर्मी है, जो WBCs हैं, जो इम्यून सिस्टम है, जैसे ही वो ड्रॉप करेगा, जैसे ही इम्यून डिफिशियंसी बॉडी में आएगी, जैसे ही उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप, जैसे ही उसका बैरियर ड्रॉप होगा, तो हम जाके हमलावर हो जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन में ये डिजीज़ काज नहीं कर सकते, इनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो डिजीज़ काज करे, उनकी इतनी एबिलिटी नहीं होती। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये देखते हैं कि बॉडी का दिफाई जो निज़ाम है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है,
वो ये जो इम्यून सिस्टम है वो डिक्रीज हो गया है, वो कम हो गया है ना, तो ये जाके मौका ढूंढ के ना हमला कर देते हैं और फिर ये तब डिजीज काज करा सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में इनमें इतनी ताकत नहीं होती, ठीक है। और इसके अलावा अगर बॉडी को इनको एक्सेस मिल जाए ना, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो, सही है, और बॉडी वगैरह में कट लग जाए, स्किन वगैरह में कट लग जाए, इनको मौका मिले तो ये फिर अंदर दाखिल होकर ना फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन कहलाते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में बी काज बाई माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स की वजह से भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जिनको हम अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन बोलते हैं ना, कि ये इम्यून डिफिशियंसी का फ़ायदा लेते हैं, ठीक है। और ऑर्डिनरी इनकटेक कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं कि हमारे नॉर्मल जो हेल्दी ह्यूमन है या नॉर्मल पर्सन में मौजूद होते हैं। नॉर्मली देखें, बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो हमारे बॉडी में भी मौजूद है, आपके गट सिस्टम में, ठीक है, इंटेस्टाइन वगैरह में बैक्टीरिया भी मौजूद है, फंजाई भी मौजूद है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में भी मौजूद है और रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी मौजूद है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये हमें नुकसान नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसको हम नॉर्मल फ्लोरा बोलते हैं और ये हमारे लिए ठीक होते हैं, ठीक है। ये हमें नुकसान नहीं देते। लेकिन अगर क्या होता है कि बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो ये नॉर्मल फ्लोरा फिर, अगर ये नॉर्मल फ्लोरा ख़त्म होगा, ये जो बैक्टीरिया फंजाई है जो नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट होती है, हेल्प हेल्प कराती है हमारी, अगर इम्यून डिफिशियंसी वगैरह होगी और ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, ये कम होना शुरू हो जाएगी, तो बाकी जो ऑर्गेनिज्म होंगे, बाकी जो बैक्टीरिया वायरस या फंजाई होंगे, जो मौका ढूंढ रहे थे कि किस तरह ये वाले बैक्टीरिया, जो अच्छे वाले बैक्टीरिया फंजाई, ये ख़त्म होना हमें जगह मिले ताकि हम डिजीज़ खास करें, तो फिर वो बढ़ जाएंगे, चूंकि ये तो ख़त्म हो रहे होंगे इन्फेक्शन में, तो वो फिर बढ़ जाएंगे। जैसे ही वो बढ़ेंगे तो इनकी जगह वो ले लेंगे और वो तो इन्फेक्शियस काजिंग है, तो फिर इन्फेक्शन काज करा देंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी देख के ना, मौका देख के इन्फेक्शियस काज करा देंगे, ठीक है। इंडे में आल्सो रिजल्ट फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं, ऑलरेडी बॉडी में भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट से भी आ सकते हैं। ट्रॉमा की कंडीशन में, फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉमा हो जाए, फ्रैक्चर हो जाए ना, फ्रैक्चर हो जाए या कट लग जाए, ठीक है, तो वहाँ से भी एंट्री लेके वो करा सकते हैं, डिजीज़ काज करा सकते हैं, ठीक है। और ये किससे मेनली, ये किससे फ़ायदा लेते हैं कि बॉडी का जो डिफेंस है, होस्ट का जो डिफेंस है या जो इम्यून सिस्टम है, वो इम्पेयर हो, वो कमज़ोर हो, ताकि हम फ़ायदा ले लें, ठीक है। अच्छा, अब प्राइमरी और सेकेंडरी का हम से इन्फेक्शन का डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि प्राइमरी वो होता है कि वो एक हेल्दी पर्सन में हो, ठीक है। एक हेल्दी पर्सन में पहले डिजीज़ काज हो जाए, वो जो कोल्ड और कोल्ड फ्लू वायरस का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टार्टिंग में, तो वो यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन हो तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन कहलाएगा। और अगर प्राइमरी इन्फेक्शन हेल्दी पर्सन को हो गया और उस प्राइमरी इन्फेक्शन की वजह से, उस डिजीज़ की वजह से उसको एक और बीमारी, एक और कॉम्प्लिकेशन आ गई है ना, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी इन्फेक्शन का एक कॉम्प्लिकेशन ही होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो हमारे पास होता है। फॉर एग्जांपल अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात की जाए, यानी टीबी, टीबी जो बीमारी है उसकी बात की जाए ना, तो इज ऑफन अ प्राइमरी इन्फेक्शन, ये प्राइमरी इन्फेक्शन यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया है ना, उसकी वजह से होता है, तो वो प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन टीबी की वजह से, but an infection that happened only because a burn or penetrating trauma, the root cause allowed unusual access to deep tissue is a secondary infection। लेकिन टीबी की तो हमने बात करी कि एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और वही इसका प्राइमरी पैथोजन है। और उस प्राइमरी पैथोजन की वजह से जो इन्फेक्शन यानी टीबी होती है, ये प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया। लेकिन फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया, या जल गया, हाथ जल गया, या पूरी बॉडी जल गई है पेशेंट की, और उसकी वजह से फिर जो बाकी बाहर जो इन्वायरमेंट में फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह थे, वो अब बॉडी के अंदर आ गए ना, तो रूट काज कोई और था, रूट काज ट्रॉमा था, रूट काज बर्न था, ठीक है। लेकिन अब चूंकि उनको मौका मिल गया है, ठीक है, तो अब उनमें और इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस की वजह से। तो फिर ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। प्राइमरी पैथोजन जो है ना, वो प्राइमरी इन्फेक्शन काज कराते हैं, एंड आल्सो ऑफन काज सेकेंडरी इन्फेक्शन। और लेकिन जो इसके बास केसेस में ये सेकेंडरी इन्फेक्शन भी काज कराता है, ठीक है। कंटेजियस डिजीज़ हम पढ़ लेते हैं। कंटेजियस डिजीज़ क्या है, हमने अपॉर्चुनिस्टिक पढ़ी, और अब कंटेजियस डिजीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ आर समटाइम कॉल्ड कंटेजियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम बाज़ औक़ात कंटेजियस डिजीज़ भी बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब कोई डिजीज़ मतलब इजीली ट्रांसमिटेड हो ना, कंटेक्ट के थ्रू, हाथ के कंटेक्ट के थ्रू, एयर के थ्रू, सही है, विद इन एयर पर्सन और द सिक्रीशन, उनके सिक्रीशन के साथ, ठीक है। जैसे कि इन्फ्लुएंजा भी बाई कंटेक्ट ट्रांसमिट होता है ना, तो
जिस तरह ये ट्रांसमिट होता है तो ये डिजीज़ भी क्या कहलाता है, कंटेजियस डिजीज़। तो वो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो इजीली ट्रांसमिट होते हो वो कंटेजियस डिजीज़ कहलाते हैं। सिंपल इज दैट। Thus, a contagious disease is a subset of infectious disease that is especially infective or easily transmitted। तो infectious disease तो हमारे पास और भी है, लेकिन contagious कौन से वाले डिजीज को फिर बोलेंगे, ये उस डिजीज को बोलेंगे जो इजीली ट्रांसमिट हो, ठीक है। Other types of infectious transmissible or communicable disease with more specialized route of infection such as vector transmission or sexual transmission are usually not regarded as contagious and often do not require medical isolation। के कुछ और भी इन्फेक्शियस डिजीज के हमारे पास टाइप्स हैं जो कि वो भी ट्रांसमिसिबल है, वो भी कम्युनिकेबल है, वो भी फैल सकते हो, लेकिन चूंकि उनमें रूट ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक ज़्यादा स्पेशलाइज होता है, मतलब वो एक ख़ास रूट के थ्रू होता है, जैसे कि कोई ख़ास वेक्टर ट्रांसमिशन के ज़रिए होता है, एक ख़ास वेक्टर व्हीकल चाहिए होती है उनको स्प्रेड होने के लिए, सही है। या सेक्सुअल ट्रांसमिशन या आर यूजुअली नॉट, उनको फिर कंटेजियस नहीं बोलते, ठीक है, और उनको मेडिकल आइसोलेशन में भी इतना रखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन वो जो इजीली ट्रांसमिट हो बाय एयर वगैरह, ठीक है, तो फिर उनको क्या बोलेंगे, कंटेजियस डिजीज़, ठीक है। जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है या जिनके लिए खास वेक्टर चाहिए फैलाने के लिए ना, वो भी कंटेजियस है, लेकिन चूंकि उनके स्पेशल चीज़ें चाहिए फैलने के लिए, स्प्रेड होने के लिए, तो ये कंटेजियस फिर नहीं कहलाती और उसमें हम ज़्यादातर मेडिकल आइसोलेशन में भी नहीं रखते, लेकिन कंटेजियस डिजीज़ वालों को मेडिकल आइसोलेशन में हम रखते हैं, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ के हम स्टेजेस पढ़ लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो स्टेज है वो है इंक्यूबेशन स्टेज। इंक्यूबेशन स्टेज ये कौन सा स्टेज है, तो पैथोजन इज एक्टिवली रिप्लिकेटिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स। कि इस स्टेज में यानी इंक्यूबेशन स्टेज में पैथोजन जो है वो अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा होता है, कॉपीज बना रहा होता है, रिप्लिकेट कर रहा होता है, लेकिन साइन सिम्टम्स देखने को अभी नहीं मिलते हैं उस इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। अभी साइन सिम्टम आपको दिस स्टेज में बी एज शॉर्ट एज फ्यू आवर्स, ये कुछ घंटों के लिए भी ये स्टेज हो सकता है, ठीक है, कि कुछ घंटों के लिए वो जो इन्फेक्शियस एजेंट है बैक्टीरिया वायरस वो रिप्लिकेट कर रहा होता है, लेकिन साइंस सिम्टम्स अभी शो नहीं हो रहे, अभी फीवर नहीं हुआ उसको या अभी कोई खास साइंस सिम्टम जो उस डिजीज़ का था वो शो नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो पीरियड पूरा हो जाए ना तो फिर साइंस सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल एच आई वी में हमें डायरेक्ट साइंस सिम्टम देखने को नहीं मिलते, कोई 5-10 साल के बाद जब इम्यून सिस्टम सही से तबाह बर्बाद हो जाए ना तब हमें साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो हम बोलते हैं कि फला बंदे को HIV है या एड्स है, ठीक है। तो द टाइम बिटवीन एंट्रेंस ऑफ अ पैथोजन ऑर्गेनिज्म टिल द अपीयरेंस ऑफ साइन सिम्टम, ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, इंक्यूबेशन। कि वो टाइम जिसमें वो टाइम पीरियड जिसके दौरान एक ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, ठीक है, ह्यूमन पे, ठीक है, अब उसने वो रिप्लिकेट कर 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 35 दिन हो गए। अब 35 दिन के बाद ही पहला साइन सिम्टम हमें देखने को मिला, तो ये इंक्यूबेशन पीरियड कितना है फिर, ये है 35 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड है। क्योंकि 35 डेज के बाद इसको इन्फेक्शन के 35 डेज बाद इसको पहला साइन सिम्टम देखने को मिला है, इस वजह से इसका जो इंक्यूबेशन है वो स्टेज वो 35 डेज का है। इस तरह हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट होगा, फिर हर डिजीज में डिफरेंट इंक्यूबेशन स्टेज होती है। फिर इन दिस स्टेज द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर्स, वो एंटर होता है, शेल्टर लेता है और रिप्लिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ड्रोमल स्टेज, स्टेज 2, ये दूसरा स्टेज है और इसमें क्या होता है कि द इनिशियल अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स दो दे आर यूजुअली वेग इनडेफिनेट, दे में इंक्लूड मेलियस, फैटीग, एनोरेक्सिया। कि इसमें क्या होता है कि इनिशियल सिम्टम्स हमें देखने को मिल जाते हैं, अभी अभी जो सिम्टम्स शुरू होंगे ना, स्टार्टिंग वाले जो सिम्टम्स शुरू होंगे ना वो हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि जो स्टार्टिंग वाले सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं ना शुरुआत में, जो सिम्टम्स साइन सिम्टम्स उसको आएंगे तो वो वेग होते हैं, वो वाज़ेह नहीं होते, वो इनडेफिनेट होते हैं, वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। उसमें हम इतना डायरेक्ट पता नहीं लगा सकते क्योंकि वो साइन सिम्टम्स ज़्यादा वाज़ेह क्लियर नहीं होते ना, तो उसे पता नहीं चलता कि कौन सी डिजीज़ हुई है, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक डिजीज़ का हम पता नहीं लगा पाते हैं इस स्टेज में। तो ये कौन सा स्टेज कहलाता है, प्रोड्रोमल स्टेज, ठीक है। इसमें हमें साइंस सिम्टम कौन से देखने को मिलते हैं, मेलिएज वगैरह, फेटीक, थकावट वगैरह, एनोरेक्सिया और माइल्ड फीवर, भूख न लगना और बुखार, मायल्जिया, मसल में पेन होना, हेडेक होना, सर में दर्द होना, फ्लू लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये इनडेफिनेट साइंस सिम्टम्स हैं और डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको हम कौन से वर्ड से, प्रोड्रोमोस से, जिसका मानी है रनिंग बिफोर। एक्यूट स्टेज, अब ये वो स्टेज है जिसमें मैक्सिमम
जो इन्फेक्शियस प्रोसेस का है वो देखने को मिलता है कि मैक्सिमम साइन सिम्टम इसमें आपको मिलेंगे और मैक्सिमम तबाही मचाता है इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। उसकी प्रोलिफरेशन भी सही आसमान को छू रही होती है, प्रोलिफरेशन, उसकी जो रिप्रोडक्शन है वो भी, और उसकी जो स्प्रेडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। कौन से स्टेज में? एक्यूट स्टेज में, ठीक है। और साइन सिम्टम भी बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर है स्टेज 4 के कन्वल्सन स्टेज। इन्फेक्शन इज कंटेन्ड एंड बीइंग प्रोग्रेसिवली एलिमिनेटेड। कन्वल्सन स्टेज वो स्टेज है कि इसमें थोड़ी सी रिकवरी शुरू हो जाती है, थोड़ी सी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है कि इसमें बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, बॉडी स्टार्ट करती है एलिमिनेशन को, ताकि जो ऑर्गेनिज्म अंदर आया था जिसकी वजह से अंदर तबाही मच रही है, ताकि वो बाहर निकल सके, तो थोड़ा सा मतलब उसको एलिमिनेट करना शुरू कर देता है। सारे जो पैथोजन है इसमें ख़त्म नहीं होते बॉडी से, लेकिन शुरुआत हो जाती है, इन्फेक्शन को किल करने की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन अंदर मौजूद होता है लेकिन उसको आहिस्ता आहिस्ता स्लोली एलिमिनेट करना शुरू कर लेते हैं। तो ये कौन सा स्टेज कहलाते हैं? ये कन्वल्सन स्टेज कहलाते हैं, ठीक है। द डैमेज टिश्यू इज रिपेयर्ड। जो डैमेज टिश्यू उसकी थोड़ी सी रिपेयरिंग हो जाती है और सिम्टम भी कम होना, डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। कन्वल्सन इज द ग्रेजुअल रिकवरी। ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें रिकवरी होती है, ठीक है, हेल्थ की एंड स्ट्रेंथ आफ्टर इलनेस और इंजरी, इंजरी के बाद, ताकि बॉडी अपनी वापस नॉर्मल स्टेट में आ जाए, नॉर्मल हेल्थ स्ट्रेंथ रिटेन कर लें, ठीक है। It refers to the later stage of an infectious disease or illness when the patient recovers and returns to previous। अगर ये स्टेज ना, ये स्टेज में जब पेशेंट होता है तो हमें पता चल जाता है कि अब इन्फेक्शन का जो है ना वो आखिर स्टेज चल रहा है, ठीक है, और वो ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, और पेशेंट की रिकवरी आहिस्ता आहिस्ता वापस हो रही है। बट मैं कंटिन्यू टू बी ए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसमें फिर भी इन्फेक्शन अंदर रहता है और थोड़ा सा इन्फेक्शन होता है, ठीक है। रिजोल्यूशन स्टेज, लास्ट स्टेज जो है स्टेज 5, इसमें कम्प्लीटली जो पैथोजन अंदर आया था उसको हम बाहर कर लेते हैं, खारिज कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, किल कर लेते हैं, ठीक है। अब और कोई साइन सिम्टम नहीं बचता, बॉडी फुल्ली रिकवर हेल्थ और स्ट्रेंथ को रिटेन कर लेती है। तो रिजॉल्विंग का मतलब भी यही है कि एलिमिनेटिंग करना, जितने भी साइन सिम्टम्स हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसको हम रिकवरी फेज़ भी बोलते हैं। ये एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेजेस एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, अपने काफ़ी अच्छे से इनको याद रखना है। फिर हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ के। इन्फेक्शियस डिजीज़ में जो हमें सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं वो पढ़ते हैं। तो मैनिफेस्टेशन में भी लोकल मैनिफेस्टेशन यानी जो साइन सिम्टम अलामात है वो लोकल भी हो सकती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सेलुलाइटिस या एब्सेस के, एब्सेस हो जाना, पस का जमा हो जाना, या सेल की इंजरी, ठीक है, या सिस्टेमिक भी सिस्टेमिक भी हो सकते हैं, जैसे कि फीवर हो गया, पूरी बॉडी में फीवर है, ठीक है। मैनिफेस्टेशन में डिवेलप इन मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम, ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं बल्कि काफ़ी ऑर्गन्स में, बहुत सारे ऑर्गन्स में हमें साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं इन्फेक्शन की वजह से। सीवियर जनरलाइज इन्फेक्शन में है वह लाइफ थ्रेटनिंग, जो जनरलाइज इन्फेक्शन होती है ना, मतलब जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होती है या ब्लड में शामिल हो जाती है, तो उसमें फिर जो मैनिफेस्टेशन यानी साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं अलामत, वो लाइफ थ्रेटनिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ठीक है, जैसे कि सेप्सिस में या सेप्टिक शॉक के दौरान जो हमें साइन सिम्टम देखने को मिलती है। मोस्ट मैनिफेस्टेशन जो है ना, जो ज़्यादातर जो साइन सिम्टम है वो ख़त्म हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर हम जो जिस इन्फेक्शन की वजह से वो हमें मिल रहे थे वो अलामत, अगर हम इस इन्फेक्शन को सही से ट्रीट करें, ठीक है, उसको ख़त्म करें, तो वो साइन सिम्टम भी ख़त्म हो जाएंगे और बॉडी रिकवर कर लेगी। दे आर डिस्क्राइब्ड सिस्टमिकली। पहले पढ़ लेते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमें देखने को मिलता है कि जो ज़्यादातर इन्फेक्शन जब काज होते हैं ना, तो उसमें बॉडी का जो पल्स रेट है ना वो बढ़ जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी फीवर है वो ज़्यादा हो जाता है, और पल्स रेट भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जैसे कि टाइफाइड फीवर हो गया, या टोलरेमिया हो गया, ब्रुसिलोसिस हो गया, डेंगू हो गया, इनमें जो बॉडी का पल्स रेट है ना वो बढ़ता नहीं है, ठीक है। हालांकि शायद थोड़ा सा बढ़ जाए लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ता। अकॉर्डिंग टू फीवर, जितने फीवर ज़्यादा होगी ना उतना ज़्यादा पल्स रेट हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसमें अगर फीवर भी हो जाए तो फिर भी पल्स रेट इतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है, बल्कि उल्टा ब्रेडिकार्डिया देखने के, हार्ट रेट भी उसका कम देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सी डिजीज़ में? ये जो चार इधर लिखे हुए हैं। हाइपोटेंशन कैन रिजल्ट फ्रॉम हाइपोवेलीमिया, के हाइपोटेंशन हो सकता है, आपका बीपी डाउन हो सकता है, किस वजह से? जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए ना इन्फेक्शन में, तो हाइपोटेंशन हमें देखने को मिल सकता है, सही है, या सेप्टिक शॉक में या टॉक्सिक शॉक में हमें देखने को मिल सकता है। और हाइपर वेंटिलेशन की वजह से रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा बाहर करोगे, हाइपर वेंटिलेट करोगे ना, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, वो आप इतना ज़्यादा बाहर करोगे तो अंदर कोई एसिडिटी इन्वायरमेंट नहीं रहेगा, तो फिर अल्कलाइन नेचर हो जाएगा, तो रिस्पिरेटरी अल्कलोसिस फिर बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है, इन्फेक्शन में।
अगर हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन देखें कि ब्लड में कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलती है, तो ब्लड में क्या होता है कि जब इन्फेक्शियस डिजीज क्या करते हैं कॉमनली इंक्रीज द नंबर ऑफ मेच्योर एंड इमेच्योर सर्कुलेटिंग न्यूट्रोफिल्स, के जो इन्फेक्शन है ना वो आपके जो ब्लड में मेच्योर इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स को, ठीक है, देखते नहीं कि ये मेच्योर इमेच्योर है, लेकिन न्यूट्रोफिल्स की तादाद को काफ़ी बढ़ा देते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन के दौरान काफ़ी बढ़ जाते हैं न्यूट्रोफिल का जो वाइट ब्लड सेल्स है ना ये काफ़ी तादाद में बढ़ जाते हैं। मैकेनिज्म इंक्लूड डीमार्जिनेशन एंड रिलीज ऑफ इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइड फ्रॉम बोन मेरो। अब इसके मैकेनिज्म कौन सी इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से न्यूट्रोफिल हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं? डिमार्जिनेशन चल रही होती है एंड रिलीज ऑफ इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइड, और जो इमेच्योर ग्रेन्युलोसाइड्स है ना जिनमें ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बोन मेरो से, वो बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे होते हैं, या इंटरल्यूकिन 1 बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है, इंटरल्यूकिन 6 जो मीडिएटेड रिलीज ऑफ न्यूट्रोफिल, ये भी न्यूट्रोफिल को रिलीज करवा रहे होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 6 कहाँ से? फ्रॉम बोन मेरो से। एंड कलूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर एलेबोरेटेड बाय मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट इन अदर टिश्यू, इसके अलावा के कलूनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर के जैसे कि मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट और बाकी टिश्यूज, ठीक है, उनमें बाकी टिश्यूज में मैक्रोफेजेस लिम्फोसाइट्स की मिकदार को ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। Exaggeration of these phenomena, example in trauma, inflammation and similar stresses can result in release of excessive number of immature leukocyte। अब अगर ट्रॉमा में या इन्फ्लेमेशन में या इस तरह की कोई स्ट्रेस कंडीशन हो तो किसकी इमेच्योर ल्यूकोसाइट की जो सर्कुलेशन में मिकदार है ना, जो काउंट है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम फॉर एग्जाम्पल ल्यूकोमाइड रिएक्शन बोलते हैं विद ल्यूकोसाइड काउंट। इसमें ल्यूकोसाइड काउंट कहाँ तक पहुँच जाता है? 25 to 30 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 पर लीटर, ठीक है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। तो हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन, तो ब्लड में कौन से साइन सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन में? अगर हम देखें कि बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है तो हम ब्लड टेस्ट कर लें, ब्लड टेस्ट में हम न्यूट्रोफिल्स को देख लें, सही है, इंटरल्यूकिन्स 1 और 6 की वजह से बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं मेच्योर इमेच्योर फॉर्म में बोन मेरो से, ठीक है। इसके अलावा मैक्रोफेजेस के रेट्स को देख लें, ल्यूकोसाइड्स को देख लें, लिम्फोसाइड्स को देख लें, तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में इन्फेक्शन है कि नहीं है, ठीक है। अगर होगा तो न्यूट्रोफिल्स भी सही हाई हुआ होगा और ल्यूकोसाइड्स भी सही हाई होंगे, ठीक है। कन्वर्सली सम इन्फेक्शन एग्जांपल टाइफाइड फीवर, ब्रूसेलोसिस कॉमनली काज ल्यूकोपिनिया, लेकिन कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी है जैसे कि टाइफाइड या ब्रूसेलोसिस के इनमें ल्यूकोपिनिया, इनमें ल्यूकोसाइड या डब्ल्यूबीसी की काउंट ज़्यादा नहीं होती बल्कि उल्टा कम होती है, कम देखने को हमें मिलता है, ठीक है। इन ओवरवेलमिंग सीवियर इन्फेक्शन प्रोफाउंड ल्यूकोपिनिया इज ऑफन अ पुअर प्रोग्नोस्टिक साइन, कि ये जो इन्फेक्शंस हैं इस तरह के, इसमें अगर ल्यूकोपिनिया बहुत ज़्यादा मतलब आपके ल्यूकोसाइड बहुत ज़्यादा कम होंगे, वाइट ब्लड सेल बहुत ज़्यादा कम होंगे, तो फिर ये जल्दी ट्रीट भी नहीं होते, ठीक है, प्रोग्नोसिस इनकी अच्छी नहीं होती। और एनीमिया कैन डिवेलप डिस्पाइट इनएडिक्वेट टिश्यू आयरन स्टोर्स, और एनीमिया डिवेलप हो सकता है हालांकि आपके पास आयरन काफ़ी मिकदार में मौजूद होगा, आयरन जो है वो काफ़ी मिकदार में बॉडी में मौजूद होगा, लेकिन फिर भी एनीमिया हो जाएगा। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आयरन तो स्टोर होता है मैक्रोफेजेस और लिवर के कुछ सेल्स में, हमने स्टोर किया होता है आयरन, लेकिन एनीमिया इस वजह से होगा कि बॉडी नहीं चाहेगी कि बैक्टीरिया आए और आयरन को खा ले, क्योंकि बैक्टीरिया भी किस पे ग्रोथ करती है? आयरन पे ग्रोथ करती है ना। तो अगर हमने बैक्टीरिया को आयरन दिया तो बैक्टीरिया तो और ज़्यादा हो जाएगा, इन्फेक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, तो बॉडी नहीं जाती, तो बॉडी फिर रोकती है बैक्टीरिया को आयरन से, तो फिर आयरन को बाहर नहीं आने देती ना, तो आयरन बाहर नहीं आएगा, ब्लड में आयरन कम हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा, तो इस वजह से एनीमिया होता है, ठीक है। इफ एनीमिया इज क्रोनिक, अगर ज़्यादा एनीमिया हो तो वो कौन सी टाइप ऑफ एनीमिया होगी फिर? नार्मोक्रोमिक या नार्मोक्रोमिक और नार्मोसेटिक, ठीक है। नार्मोक्रोमिक और नार्मोसेटिक क्या है, ये हमने एनीमिया में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किए हुए हैं, वो आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। इसको हम किस तरह जान सकते हैं? जब सीरम में यानी ब्लड में आयरन का लेवल कम होगा ना, तो हमें पता चल जाएगा कि क्रोनिक एनीमिया है, कितनी है, नार्मोक्रोमिक है, नार्मोसेटिक है, ठीक है। हमने इससे पहले कौन से साइन सिम्टम पढ़े? हेमेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन के, ब्लड में हमें कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं इन्फेक्शन के, और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के, पल्स रेट कैसे होता है, हार्ट बीट के, और हाइपर वेंटिलेशन या हाइपोटेंशन होता है कि नहीं होता, वो पढ़े हमने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पल्मोनरी, रीनल और हेपेटिक मैनिफेस्टेशन। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में, किडनीज में और लिवर में कौन से हमें साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं? तो पल्मोनरी कंप्लायंस पहले पढ़ लेते हैं, पल्मोनरी यानी लंग्स का, कि पल्मोनरी कंप्लायंस में डिक्रीज, सही है, कि लंग्स की जो एबिलिटी है, लंग्स की जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है, जो लंग्स का फंक्शन है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, इन्फेक्शन में, और इसकी वजह से फिर ARDS हो जाता है। ARDS क्या है? एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
सही है। एंड रिस्पिरेटरी मसल फेलियर भी हो सकता है इन्फेक्शन के, ठीक है। अब किडनी का पढ़ लेते हैं। तो किडनी के मैनिफेस्टेशन कौन से देखने को मिल सकते हैं, एनी साइन सिम्टम। किडनी के मैनिफेस्टेशंस में अगर हम बात करें तो हमें जो है प्रोटीन फ्रॉम मिनिमल प्रोटीन यूरिया टू एक्यूट रीनल फेलियर, कि प्रोटीन का मिकदार काफ़ी कम होगा यूरिया में और उसको क्या होगा, एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से किडनी में साइन सिम्टम कौन से देखने को मिलते हैं, तो मिनिमल प्रोटीन यूरिया और एक्यूट रीनल फेलियर। इसके अलावा इसकी वजह से फिर क्या होता है, एक्यूट रीनल फेलियर वगैरह अगर हो जाए, शॉक हो सकती है बॉडी को, ठीक है, बॉडी शॉक में जा सकती है। एन एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी हो सकती है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस यानी किडनीज में जो ग्लोमेरुल है उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, और ट्यूबुलो इंटस्टिशियल डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। हेपेटिक डिस्फंक्शन की अगर बात करें तो लिवर में हमें कौन से साइन सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, तो लिवर में इन्फेक्शन की वजह से हमें कोलिस्टेटिक जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, कि लिवर में जो है बाइल जो मौजूद होता है वो बाहर न निकल पाए, लिवर में वो बाइल पस जाए, बाइल जो है बाइल फ्लूइड वो पस जाए लिवर में ही, तो उसको कोलिस्टेटिक जॉन्डिस बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन भी देखने को मिल सकता है, कि लिवर के सेल डिस्फंक्शन हो जाए, वो सही से प्रॉपरली काम नहीं करें, ठीक है। ज़्यादातर इन्फेक्शन में हमें ये देखने को मिलता है, भले ही अगर लिवर में इन्फेक्शन ना भी हो, हालांकि वो इन्फेक्शन लिवर की नहीं होगी, खास लिवर की नहीं होगी, वो इन्फेक्शन इन्फेक्शन किसी और ऑर्गन की होगी, लेकिन इसकी वजह से लिवर भी इफेक्ट होता है, ठीक है। और लिवर में फिर ये चीज़ें हो सकती है कि बाइल पस सकता है, हेपेटोसेलुलर डिस्फंक्शन हो सकता है, और इवन दो द इन्फेक्शन डज नॉट लोकलाइज टू लिवर, हालांकि वो इन्फेक्शन सिर्फ लिवर में नहीं होगी, ठीक है। इसके अलावा हमें जीआई ब्लीडिंग ज़्यादा देखने को मिल सकती है स्ट्रेस की वजह से, सही है। स्ट्रेस अल्सरेशन की वजह से लाइनिंग ख़राब हो जाती है, तो हमें फिर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है, ज़्यादातर हमें सेप्सिस में, क्योंकि सेप्सिस में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस सही से रेगुलेट नहीं होता, ठीक है। तो उस वजह से फिर स्ट्रेस अल्सर बनते हैं और इसकी वजह से हमें जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलती है इन्फेक्शन में, ठीक है। एंडोलॉजिक डिस्फंक्शन के अभी हमें हार्मोन सिस्टम में कौन से डिस्फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं, इन्फेक्शन की वजह से, अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन मौजूद हो, तो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वेसोप्रेसिन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल प्रोटीन एंड मसल वेस्टिंग सेकेंडरी टू इंक्रीज मेटाबॉलिक डिमांड्स, ठीक है। कि इन्फेक्शन की वजह से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, वेसोप्रेसिन इंक्रीज होगा, इंसुलिन भी इंक्रीज, एंड ग्लूकागॉन ब्रेकडाउन, ग्लूकागॉन की ब्रेकडाउन हो रही होगी, और जो स्केलेटल मसल की प्रोटीन है ना वो भी ब्रेकडाउन हो रही होगी, सही है। ग्लूकागॉन भी इंक्रीज होगा, इंसुलिन भी, वेसोप्रेसिन भी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी, और साथ में जो स्केलेटल मसल के अंदर जो प्रोटीन है उनकी ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से। एंड मसल वेस्टिंग सेकेंडरी टू इंक्रीज मेटाबॉलिक, और मसल वेस्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये इस वजह से कि मेटाबॉलिक डिमांड्स को पूरा करना होगा ना, तो वो जो ग्लाइकोजन फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर होता है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से सारे साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है, हार्मोनल इम्बेलेंस की वजह से। और हार्मोनल इम्बेलेंस क्यों हुआ, बॉडी में इन्फेक्शन मौजूद है, इस वजह से हार्मोन इम्बेलेंस हुआ, और उस वजह से हमें फिर ये साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। और बोन की डीमिनरलाइजेशन भी देखने को मिलती है इन्फेक्शन की वजह से। और हाइपोग्लाइसीमिया होता है कि बॉडी में ब्लड में शुगर का लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, सीख, और ख़ासकर सेप्सिस में, सही है, सेप्सिस में बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में चला जाता है। बट एड्रीनल इनसफिशिएंसी शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट विद हाइपोग्लाइसीमिया, लेकिन जो हाइपोग्लाइसीमिया के वाले जो पेशेंट है, सेप्सिस वाले पेशेंट है, उनमें एड्रीनल इनसफिशिएंसी को काफ़ी कंसिडर करना चाहिए हमें, ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया में बी एन अर्ली साइन ऑफ इन्फेक्शन इन डायबिटीज़, ये डायबिटीज जो हाइपरग्लाइसीमिया है ना, कि बॉडी में अगर शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो ब्लड में, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि उसको डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है, कि ये डायबिटीज़ या इन्फेक्शन का साइन तो नहीं है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब पढ़ लेते हैं जो 5 कार्डिनल साइन है ना, और ये क्यों हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले तो पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास है डॉलर, डॉलर मतलब डॉलर यूज होगा पेन के लिए, डॉलर यूज होगा पेन के लिए। केलर, केलर मतलब हीट, सही है। और रूबर, आर फॉर रेडनेस, तो रूबर। और ट्यूमर, ट्यूमर स्वेलिंग के लिए यूज होता है। और फंक्शो लीजिया यानी लॉस ऑफ फंक्शन, कि जिस पार्ट में जिस टिश्यू में इन्फेक्शन हुआ होगा, इंजरी हुई होगी, तो वो वहाँ का लॉस ऑफ फंक्शन भी हमें देखने को मिलते हैं एज अ रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, ठीक है। पेन, पेन क्या है, इन्फ्लेमेशन कैन काज पेन, इन्फ्लेमेशन की वजह से हमें पेन देखने को मिल सकती है, खासकर जॉइंट्स में और मसल में, अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो। अगर इन्फ्लेमेशन क्रोनिक हो, ज़्यादा देर के लिए हो, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए हो और ख़तरनाक हो, तो अ पर्सन विल एक्सपीरियंस हाई लेवल ऑफ पेन सेंसिटिविटी एंड स्टिफनेस, तो उसको हाई लेवल, उसको मतलब मामूली सा टच वगैरह भी करेंगे तो उसको पेन होगा, ठीक है।
पेन उसको जल्दी होगा, मतलब हाई सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि पेन उसको इजीली पेन फील होगा, ठीक है, और उसको स्टिफनेस फील होगी अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो तो। द इन्फ्लेम्ड एरिया में बी सेंसिटिव, अगर उसको टच करेंगे ना जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगी तो वो फिर उसको ज़्यादा पेन होगी वहाँ पे। विद बोथ एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, एक्यूट और क्रोनिक दोनों में, पेन इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स दैट स्टिमुलेट नर्व एंडिंग। पेन क्यों होता है? पेन इस वजह से होता है कि इन्फ्लेमेटरी मीडिया केमिकल्स जो है ना वो क्या कर लेते हैं, नर्व एंडिंग को काफ़ी स्टिमुलेट कर लेते हैं, तो इस वजह से हमें पेन फील होता है, ठीक है। तो अगर पूछे कि इन्फ्लेमेशन में पेन क्यों फील होता है, तो नर्व एंडिंग स्टिमुलेट हो जाती है, किस वजह से? इन्फ्लेमेटरी केमिकल उनको नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करते हैं, इस वजह से हमें पेन महसूस होता है, ठीक है। काजिंग द अफेक्टेड एरियाज टू फील मोर सेंसिटिव, उसकी वजह से वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं इस वजह से। अब हीट क्यों देखने को मिलती है इन्फ्लेम एरियाज में? तो इन्फ्लेम एरियाज में वो जगह गर्म, वार्म, हॉट महसूस होती है हमें इस वजह से, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है रिकवरी के लिए ना, तो इस वजह से फिर हमें वो जगह, चूँकि ब्लड तो गर्म होता है तो इस वजह से हमें भी वो जगह वार्म फील होना शुरू हो जाती है, यानी वो हॉट महसूस होती है हमें, ठीक है। जो ऐसे लोग जिनको आर्थराइटिक कंडीशन है, सही है, तो उनके जो जॉइंट में इन्फ्लेम जॉइंट है ना वो काफ़ी वार्म होते हैं, ठीक है, वो हार्ड टू टच होते हैं, अगर आप टच करोगे तो काफ़ी आपको गर्म महसूस होंगे। द स्किन अराउंड दिस जॉइंट्स हाउएवर मे नॉट हैव द सेम वार्म, लेकिन इनके जॉइंट्स के इर्द गिर्द जो स्किन होगी ना तो स्किन पे इतनी वार्म नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन जॉइंट्स पे चूंकि इन्फ्लेमेशन हुई है तो वहाँ पे आपको वार्म फील होगी। होल बॉडी इन्फ्लेमेशन में काज फीवर, अगर पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो तो फिर फीवर होगा, ठीक है, पूरी बॉडी में फीवर होगा, पूरी बॉडी फिर गर्म होगी, वार्म फील होगा, ठीक है। एज a result of inflammatory response when someone has an illness infection, अब फीवर क्यों होता है? इन्फेक्शन या इलनेस की वजह से। तो हमें फिर हमने दो पढ़े, हमने पेन पढ़ा और हमने हीट। पेन के लिए कौन सा यूज हो रहा था टर्म? डॉलर, और हीट के लिए केलर। रेडनेस, रेडनेस क्यों देखने को मिलती है? रेडनेस इस वजह से क्योंकि ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा डायलेट कर लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा डायलेट होंगे तो वहाँ पे ब्लड फ्लो भी ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी तो वो जगह अपेयर रेड इन कलर, वो रेड कलर में अपेयर होगा हमें। स्वेलिंग, स्वेलिंग के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा था? ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर, TUMOR। स्वेलिंग इज कॉमन व्हेन अ पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्फ्लेम, जब जो बॉडी का पार्ट इन्फ्लेम होगा वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, ठीक है। इज द रिजल्ट ऑफ फ्लूइड, क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ पे फ्लूइड बहुत ज़्यादा एकमुलेट होना, ब्लड बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाता है ना, तो इस वजह से वो जगह स्वेल कर जाती है, ठीक है। स्वेलिंग कैन आकर विदाउट इन्फ्लेमेशन, स्पेशली विद इंजरीज, कुछ इंजरीज में हमें बगैर इन्फ्लेमेशन के भी सूजन यानी स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर इन्फ्लेमेशन में हमें सूजन इस वजह से देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा चाहिए होता है, ब्लड फ्लो ज़्यादा आ रहा होता है इस वजह से, ठीक है। और ब्लड वेसल से भी ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल से भी ब्लड लीक कर रहा होता है ना, प्रोटीन रिच फ्लूइड लीक कर रहा होता है, तो इस वजह से भी हमें सूजन यानी स्वेलिंग देखने को मिलती है। लास्ट में लॉस ऑफ फंक्शन, कि इन्फ्लेमेशन में काज लॉस ऑफ फंक्शन, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो टिश्यू का फंक्शन है वो खत्म हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, रिलेटेड टू बोथ इंजरी एंड इलनेस, इंजरी और इलनेस की वजह से। फॉर एग्जांपल एन इन्फ्लेम जॉइंट, एक जॉइंट है वो इन्फ्लेम हो गया है, कैन नॉट बी मूव प्रॉपर्ली, उसका प्रॉपर्ली मूव नहीं कर सकते हो ना, तो उसके जो प्रॉपर फंक्शन था वो भी लॉस हो गया है, वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं कर पा रहा। और इट कैन मेक इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, सही है, और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो तो फिर आप सही से सांस भी नहीं ले पाओगे, तो आपके जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन था वो लॉस हो गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ फंक्शन हमें देखने को मिलता है, ये लास्ट में हम हमारे पास लास्ट स्टेज है वो है लास्ट साइन है। ये 5 कार्डिनल साइन है, इनके नाम आपने याद करने हैं, डॉलर फॉर पेन, केलर फॉर हीट, रूबर फॉर रेडनेस, ठीक है, और ट्यूमर फॉर स्वेलिंग। फंक्शन लीजिए, लॉस ऑफ फंक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। हीमोडायनामिक चेंजेस,